हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने 18वीं सदी में जब मुगलों का पतन हुआ, मुगलों के पतन के बाद जितनी भी क्षेत्रीय शक्ति, ये मराठा हो गए या अवध बंगाल और उधर मैसूर हैदराबाद, ये सारों को जैसे उदय हुआ, उनसे रिलेटेड हमने पूरा वीडियो बना करके आपको डाल दिया है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। और उससे रिलेटेड ये हमने क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन हमने बनाए हैं उन्हीं से रिलेटेड। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। आपको जवाब देना होगा, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? तो पहला ऑप्शन है ए हकीम अजमल खान, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा फ्रांसवा वॉर्नियर और चौथा डुआर्ट बार्ड बोसा। कौन सा हुआ? भाई दारा शिकोह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल शासकों में आता है। तो इसका आंसर है सी, फ्रांसवा बोर्नियर। ये फ्रांसवा बोर्नियर तब आए थे जब शाहजहाँ के जो लड़के थे औरंगजेब वगैरह, दारा सिकोह, इन सब में आपस में युद्ध चल रहे थे, उत्तराधिकार का युद्ध बोलते हैं उसको। ठीक है, दूसरा देखते हैं। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी? पहला ऑप्शन है औरंगजेब और शिवाजी, दूसरा है जयसिंह और शिवाजी, तीसरा है शाइस्ता खां और शाहजी और चौथा है शिवाजी और संभाजी। कौन सा हुआ इसमें? तो इसका आंसर है जयसिंह, और जो पुरंदर की संधि है, पुरंदर का युद्ध भी होता है, ये 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। ये जयसिंह हुई तो मुगल और मराठों के बीच में थी, लेकिन जो उस टाइम पे बात करें, ये जयसिंह औरंगजेब का सबसे विश्वास पात्र था, इस वजह से जयसिंह और शिवाजी के बीच में ये पुरंदर की संधि हुई थी। तो आप बताओ कमेंट करके कि पुरंदर का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य लड़ा गया था और वहाँ पर कौन कौन सेनापति थे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्न में से किस किस के मध्य हुआ था? पहला मराठा और मुगल, दूसरा मराठा और अफगान, तीसरा मुगल और रोहिला और चौथा मराठा और अंग्रेज। तो इसका आंसर होगा भाई, जब मुगल पानीपत की तरफ से तय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का जो नेतृत्व किया था उधर, तो उस समय मुगलों ने मराठों को बुलाया था ना अपनी रक्षा के लिए। तो किस किस के बीच हुआ? इस हिसाब से रोहिला को यहाँ से काट दोगे, अंग्रेजों को कोई मतलब ही नहीं है, और मराठा मुगल ये आपस में लड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा आंसर इसका? मराठा और अफगान। अहमद शाह अब्दाली, कब हुआ था पानीपत का युद्ध? 14 जनवरी 1761 को। किसके बीच? अहमद शाह एक तरफ, अहमद शाह अब्दाली, और ये दूसरी तरफ इन मराठा में किस किस के पास थी, कौन सेनापति थे? कमेंट करो। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शिवाजी के राज्याभिषेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। दूसरा, पुरोहित गंगा भट्ट उन्हें उच्च वर्गीय क्षत्रिय घोषित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है केवल वन, केवल टू, सी वन और टू दोनों, न तो वन और न ही टू। क्या होगा इसका फोर का? तो सही है पहला, कि शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद कई सारी उपाधि धारण धारण की थी, ये छत्रपति, सागकर्ता, ऐसे ही कुछ। दूसरा, पुरोहित गंगा भट्ट ये बनारस के थे, और इन्होंने ही इनका राज्याभिषेक कराया और इन्हें उच्च वर्गीय क्षेत्रीय घोषित किया था, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने मुगल इलाकों से में चौथ कर वसूला था। दूसरा, शिवाजी के काल में अन्नाजी दत्तो ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम किया। भाई, तो शिवाजी के समय दो महत्वपूर्ण कर थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो चौथ
जो मुगलों के इलाकों में जो जाकर के परेशान ना करें उनको, या उनके एरिया को ना जीतें, इसलिए वहाँ से ये चौथ कर का 25% या एक चौथाई हिस्सा लिया जाता था उन क्षेत्रों से। तो पहला तो सही है। दूसरा, शिवाजी के काल में अन्नाजी दत्तों ने ही नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, महाराष्ट्र में वतन भूमि निम्न में से किससे संबंधित है? पहला, पंचायत की भूमि। दूसरा, ब्राह्मणों को अनुदानित भूमि। तीसरा, कुलीनों को दी गई भूमि। और चौथा, शिल्पकारों को दी गई भूमि। कौन सा होगा इसमें? 6। तो 6 का होगा वतन भूमि। यदि आपने उस वीडियो को देखा हो तो उस वीडियो में जो जहाँ पे हमने ये पढ़ाए हैं वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ छूटेगा नहीं। तो इसका आंसर है डी, शिल्पकारों को दी गई भूमि को वतन भूमि कहा जाता था। इस भूमि को, वतन भूमि को, और भी कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता था? मिरास। मिरास भूमि भी या वतन भूमि जब आए तो उसको शिल्पकारों को दी गई भूमि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा सिंचाई कर से। दूसरा, मुगलकालीन चुंगी से। चौथा, तीसरा ये मराठा भूराजस्व। और चौथा, सिखों के सैन्य अभियान से। तो क्या होगा इसमें? भाई मुगलकालीन चुंगी, इसको हटा देते हैं। सिखों का प्रशासन, इससे भी हटा देते हैं। तो बचे हमारे पास में दो, सिंचाई और ये दोनों मराठों से संबंधित। तो इसका ये है मराठा भू राजस्व, यानी मराठा जागीरदारों को जो भूमि दी जाती थी उसी को सरजामी प्रथा कहा जाता था। चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली का संबंध किससे है? ए, मुगलों से। बी, सिखों से। सी, मराठों से। और डी, राजपूतों से। अभी पीछे ही बताया था। क्या होगा इसका? सी। चलिए आगे देखते हैं। ये 8 ही 2 बार बन गया। मराठों की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो मराठा सेना का गठन मुगल व्यवस्था पर आधारित था। दूसरा, मराठा सैन्य विनिमय दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधिनियमों पर आधारित था। तीसरा, शिवाजी सामंती सामंतशाही सेना पर निर्भर थे। और चौथा, पेशवा लोग सामंतशाही पद्धति पसंद करते थे। क्या होगा इसमें? सही नहीं पूछ रहा है। देखो, मराठा सेना का गठन मुगल व्यवस्था पर आधारित, ये बात सत्य है। मराठा सैन्य दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधीन, ये भी सही है। सामंत सेना, सामंतशाही सेना का क्या मतलब है भाई? ये डायरेक्ट वेतन देते थे, तो इसलिए यही गलत होगा। इसका आंसर हो जाएगा ये, पेशवा लोग सामंतशाही पद्धति को पसंद करते थे। ये सोचते थे कि हाँ, जितने भी मराठा सरदार थे वो अपनी अपनी सेनाएं रखें और एक ही साथ मिल करके युद्ध लड़ें। क्वेश्चन नंबर 9, 18वीं सदी में भारत की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में पतदाम किससे निरूपित है? तो पहला है निम्न जाति के लोगों में प्रचलित विवाह पद्धति। दूसरा है दास वृत्ति के अंतर्गत प्रत्येक दास को पंजीकृत करने हेतु लगाया गया शुल्क। तीसरा है विधवा के पुनर्विवाह पर लगाया गया कर। चौथा, बंधुआ मजदूरी। क्या होगा इसमें? तो इस यहाँ पे बात करें, ये पतदाम जो था मराठा में ही, मराठा साम्राज्य में ही था कि विधवा यदि पुनर्विवाह करती थी उस पर एक प्रकार का कर था, लगाया जाता था, जिसको बोलते थे पतदाम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, 16वीं 17वीं शताब्दियों के पंचायत के मुखिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है यह पद आनुवांशिक था, यानी बाप से बेटे को और बेटे से उसके बेटे को जाता था। दूसरा, पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता था। तीसरा, वह ग्राम लेखाओं के निर्माण के लिए जवाबदेह था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2, 1 और 3। तीसरा है कि 2 और 3। और चौथा है 1 2 3।
भाई पंचायत के मुखिया की बात करें, ये तो आज भी नहीं होता। पंचायत का मुखिया तो कभी रहा ही नहीं कि हाँ उसका बेटा ही आनुवांशिक होगा, आनुवांशिक रूप से उसका बेटा ही बनेगा मुखिया। तो इसको गलत कर देते हैं। यदि हम वन को कट कर दें तो कहाँ से कट हो जा रहा है, यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन सी। तो 10 का आंसर सी। इसी तरीके से लॉजिक लगाया जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में अवध राज्य का संस्थापक था? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सयादत खां और सरफराज खां। क्या होगा इसमें 11 का? तो इसका है आंसर होगा बी, 11 का, क्योंकि 1722 में इसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। सूबेदार, और ये कालांतर में आगे जा करके इसी ने अवध राज्य की स्थापना की। बात करें मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां, ये इन दोनों का संबंध बंगाल से है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, निजाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। दूसरा, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या है? केवल वन, केवल टू, दोनों सही, या न तो वन न ही टू। क्या होगा इसमें? भाई निजामुल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया, और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को हराया था। ये तो गलत हो जाएगा ना, मुगल सेना को नहीं हराया था भाई, मराठा सेना को हराया था। और जब ये पता लग गया कि हमें पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को हराया था, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ए, 12। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निजामुल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, ध्यान देने वाली बात होती है पहले ही क्वेश्चन पर। इसने हैदराबाद की स्थापना की। दूसरा, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। तीसरा, इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई। और चौथा, वह 1722 में वजीर बना था। तो वही निजामुल मुल्क आसफ जहाँ के बारे में सही नहीं पूछ रहा, तो भैया पहला, हैदराबाद की स्थापना तो इसी ने की थी। भाई जब मुगल सत्ता, ये मुगल शासकों से ये तंग आ गया था, तो ये दक्कन चला गया था, और दक्कन में इसने, और वहाँ पर हैदराबाद की स्थापना की। यानी इसका मतलब है उसने खुलेआम घोषणा नहीं की थी, इसलिए इसका आंसर सही नहीं है, बी। 1722 में ये सही वजीर बना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 18वीं सदी में मैसूर के शासक हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही है? पहला, उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। दूसरा, उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ये सारी चीज़ें हमारे नोट्स में, आप वीडियो जाकर के देख सकते हो। सेम एज इट इज, यदि आपने एक बार देख लिया तो ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले टाइम में आर हो या पीसीएस हो या यूपीएससी, सब में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या होगा इसमें? उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल वन, केवल टू, दोनों सही, या ना तो वन ना ही टू? कमेंट करो और बताओ। 14। भाई श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य। हैदर अली का बेटा कौन था? टीपू सुल्तान ना। तो ये टीपू सुल्तान ने किया था, हैदर अली ने नहीं किया था, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। उसने, हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञ की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, ये सही है, यानी केवल वन। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 15। अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या सही, ये बोल रहा सही नहीं है या है? तो नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। दूसरा है, नवाब आसुफदौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण कराया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल वन, केवल टू, या
1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2, क्या होगा? कमेंट करके बताओ। तो इसका हम बात करें, नवाब आसुफदौला, इसी ने राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है। और बात करें लखनऊ में इमाम बाड़े की, तो इमाम बाड़े का निर्माण किसने कराया था? ये भी आसुफदौला ने कराया था। तो ये वो बात कर रहे हैं यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह की। तो नवाब वाजिद अली शाह से इसका क्वेश्चन का कोई लेना देना है नहीं। अब बोला सही नहीं है, तो यानी नवाब आसुफदौला नहीं, दोनों चीज़ें फैजाबाद से राजधानी स्थान है इमामबाड़े का निर्माण 1784 में इसका निर्माण कराया था, इसलिए पहला सही नहीं है और दूसरा सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल ए। आगे बात करते हैं बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। बी मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। तीसरा मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सुजाउद्दीन और सिराजुद्दौला। और चौथा है अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला और सुजाउद्दीन। क्या होगा इसमें 16 का? मैं ये तो पता है कि मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने बंगाल का स्थापना की थी, लेकिन इनमें से एक शासक पहले बना था और एक बाद में। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ दो चीज़ें ये अलग हो रही हैं, यहाँ पे दोनों सेम है और यहाँ पे 3 जगह सेम है, यानी यहाँ पे इस तरीके से आइडिया लगाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। तो यहाँ की बात करें, और यदि आपको इसका सच में सीक्वेंस पता है तो इसका आंसर बी होगा कि मुर्शिद कुली खां और उसके बाद सुजाउद्दीन और सुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 17, 18वीं सदी में केरल के त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा से सही है या है? 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। दूसरा, त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 में डच लोगों को हराया। और तीसरा, त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2। दूसरा केवल 2 और 3। तीसरा केवल 1 और चौथा है केवल 1 2 3, यानी तीनों सही। क्या होगा इसमें 17 का? तो ये सही है, 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा जो थे त्रावणकोर के शासक थे। त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 में डचों को हराया था ना। कौन सी लड़ाई में? कोलाचेल। कोलाचेल का युद्ध हुआ था, जिसमें डचों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। उसका फोटो भी लगा हुआ, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। 18वीं सदी की जो भारत पढ़ा है। आगे बात करें ये त्रावणकोर ज्ञान का और प्लस काली मिर्च, इन दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र था, तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18वीं सदी में सिख शक्ति के संगठन का प्रमुख आधार क्या था? ए रंजीत सिंह का साम्राज्य, बी गुरु नानक सिंह की शिक्षाएं, सी खालसा पंथ की स्थापना और डी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। ये तो कभी नहीं हो सकता। रंजीत सिंह, गुरु नानक की शिक्षाएं, उन्होंने भी ऐसी शिक्षा कोई नहीं दी। बात किया और दो बच्चे। तो सिख शक्ति के संगठन का प्रमुख आधार की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए खालसा पंथ की स्थापना, और इससे जो सैनिक भावना लोगों में पैदा की वो खालसा पंथ ने ही की थी, और उसी से सिख शक्ति का संगठन का प्रमुख आधार बना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। दूसरा, सिख सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने शुरू किया। और तीसरा है, अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। 19, भाई गुरु नानक ने की थी, ये तो बात सच है। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु ने ही किया।
और इन्होंने मतलब खालसा पंथ के माध्यम से ही सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम किया, ये भी सही है। और गुरु गोविंद सिंह सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बनी, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? डी। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह अशिक्षित लेकिन कुशल प्रशासक प्रशासक था। दूसरा, उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया। इससे पहले भी एक ऑप्शन आया था इस तरीके का दूसरे क्वेश्चन में। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल वन, दूसरा केवल टू, वन और टू दोनों, न तो वन और न ही टू। क्या होगा इसका आंसर? भाई ये अशिक्षित था लेकिन कुशल प्रशासक था, ये सही है। और पहले आपने देखा कि हाँ, फ्रांसीसी की सहायता से इसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया था। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये हो गया आपके टॉप 20 क्वेश्चन। और इनसे बाहर नहीं जाता यार वो, यदि आप उसको वीडियो को देख लोगे 18वीं सदी में भारत के राज्य और ये वाले क्वेश्चन देख लोगे तो अधिकांश चीज़ें और फैक्ट आपको पता लग जाए, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, तो आपको अगली वीडियो के जो लिंक है वो जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।